हकीम की दुकान की आड़ में मलिहाबाद में असलहा फैक्ट्री चलाने वाले सलाउद्दीन का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। सलाउद्दीन बीते कई सालों से अवैध असलहा को बहुत बड़ा सप्लायर उसका बन गया था। पुलिस को सलाउद्दीन के मोबाइल में एक नंबर मिला जो दुबई का है। आशंका जताई जा रही है कि दुबई में बैठा व्यक्ति ही सलाउद्दीन को बड़े पैमाने पर असलहे के ऑर्डर देता था। वही सलाउद्दीन की कॉल डिटेल में कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के भी नंबर सामने आए हैं। इसी पर देखिए इंडिया डेली की खास पड़ताल। लखनऊ में असलहा फैक्ट्री संचालक हकीम सलाउद्दीन को जो गिरफ्तारी हुई है, जब उससे पूछताछ हो रही है तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे चौंकाने वाले हैं, ये खुलासे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि कनेक्शन पाकिस्तान से दुबई तक जा पहुंचा है। एक जानकारी मिली है, जानकारी के मुताबिक सलाउद्दीन के पास एक लैपटॉप मिला है जिसमें वो दुबई का नंबर मिला है, जिससे वो रोजाना बात कर रहा है। जो सूत्र हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वो दो तरीके से काम को ऑपरेट करता था। जो यूपी और उसके आसपास के जो राज्य हैं जहां से उसे जानकारियां मिलती थी या फिर जहां उसे माल डिलीवर करना होता था, वो ऑर्डर छोटे होते थे। लेकिन जो मामला दुबई का है, वहां पर उसे बड़े ऑर्डर जो थे वो मिला करते थे। इसके अलावा सलाउद्दीन के घर में असलहा बनाने का जो किराएदार है, वो बनकर जो सलाउद्दीन है वो रहा करता था। इसमें एक और शख्स है जो सामने आ रहा है, सलाउद्दीन का भांजा, जिसको हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। पुलिस उसकी रिमांड लेकर उससे पाकिस्तान और पीओके कनेक्शन के विषय में जानकारियां जो है वो जुटा रही है। इसके साथ ही सर्विलांस टीम सलाउद्दीन के मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगाल रही है। उसके लैपटॉप से जुड़ी जानकारियों से असलहा तस्करी से जुड़े लोगों का जो ब्यौरा है वो जुटाया जा रहा है। ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनको डिलीट किया जा चुका है या फिर कुछ नंबर पर सोशल मीडिया ऐप के जरिए बातचीत की गई है जिनके रिकॉर्ड्स नहीं है। इन सारे रिकॉर्ड्स को जांच एजेंसी जो है वो खंगाल रही है और सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की यहां पर कोशिश कर रही है, ताकि जो तस्वीर है वो सामने हो सके। जैसे जैसे सलाउद्दीन से पूछताछ हो रही है, जो खुलासे हो रहे हैं वो ना सिर्फ चौंका रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से उसका जो कनेक्शन है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुबई तक था। और सबसे अहम सवाल कि सलाउद्दीन के पीछे आखिर हाथ किसका था? कौन वो शख्स है जो सलाउद्दीन को दिशा निर्देश देता था? कौन सा वो शख्स है जो सलाउद्दीन को काम करने के लिए कहता था? सबसे अहम यह भी है कि सलाउद्दीन ने जो अभी तक असलहों की जो तस्करी की है, जो असलहे पहुंचाए हैं, वो किनको पहुंचाए हैं, किनको दिए हैं और उनसे किस तरह के अपराध को अंजाम दिया गया है। ये वो सारे डॉट्स हैं जिनको कनेक्ट जो है जांच एजेंसी को करना है। और जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। यही वजह है कि सलाउद्दीन के फोन को, सलाउद्दीन के लैपटॉप को, इन दोनों को जांच एजेंसियों ने फॉरेंसिक लैब भेजा है ताकि इनके डेटा को इकट्ठा किया जा सके। मिर्जागंज के हकीम सलाउद्दीन के घर में अवैध असलहा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। गुरुवार को जब पुलिस यहां पर छापा मारती है, उस दौरान पता चलता है कि यहां पर किस तरह से ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर सलाउद्दीन का घर ही अवैध रूप से असलहा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि एक सिनेमा हॉल जो कि काफ़ी समय से बंद पड़ा था, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर अवैध असलहा फैक्ट्री के लिए किया जा रहा था। यानी कि दो जगह ऐसी थी जहाँ पर इस अवैध असलहा फैक्ट्री को चलाया जा रहा था और काफ़ी लंबे समय से ये काम यहाँ पर हो रहा था। तकरीबन 20 सालों से ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी है। बता दें कि 100 कारतूस यहाँ से मिले हैं, 14 हथियार मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, अगर किसी को भनक नहीं लगती है तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर थाना है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से इस इलाके में पुलिस रेड करने से बचती थी, गश्ती करने से बचती थी, तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह का रसूख सलाउद्दीन का रहा होगा या किस तरह का डर का माहौल सलाउद्दीन का रहा होगा, जो इस इलाके में रहा है। और जो यहाँ के लोग हैं वो भी बात करते हुए डरते हैं। तो आप देखिए दबदबा किस कदर है सलाउद्दीन का।
कि यहाँ पर अवैध असलहे की फैक्ट्री चल रही है, लेकिन किसी को भनक तक नहीं है, या फिर भनक है भी तो कोई बताना नहीं चाहता कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और जब पुलिस छापा मारती है उस वक्त कहा यह भी जाता है तकरीबन 20 बोरे ऐसे थे जो कि असलहों से भरे हुए थे, हथियारों से भरे हुए थे, और जिन्हें थाने में जब्ती के दौरान ले जाया गया। लेकिन 10% भी ये हथियार गुडवर्क में दिखाए नहीं गए हैं, और ऐसे में अब पुलिस को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या दबदबा सलाउद्दीन का है जिसके चलते पुलिस भी यहाँ पर कार्रवाई करने से डरती रही। जो आसपास के लोग हैं वो खुद बताते हैं कि तकरीबन 20 बोरे यहाँ से अवैध हथियार जाते हैं पुलिस थाने, लेकिन जब यहाँ पर बताया जाता है पुलिस के द्वारा कि कितने हथियार मिले हैं सलाउद्दीन के घर से, तो वो जानकारी स्पष्ट नहीं दिखती है। उसमें जितना भी असलहा और हथियार बरामद हुए हैं उसकी स्पष्ट जानकारी पुलिस नहीं दे पाती है। तो तकरीबन 10% भी उस हथियारों को पुलिस नहीं दिखा रही है, और सवाल अब यही उठ रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इस तरह से अवैध असलहे बनाए जा रहे थे। और कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ से हिरन की खाल भी मिली है। अब देखिए, अगर हिरन की खाल भी यहाँ पर मिली है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जानवरों की खालों का भी एक तरह से उद्योग किया जा रहा होगा। और 2 जगह ये थी जिसमें कि पुराना जो सिनेमा हॉल था वो काफ़ी लंबे से इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन वो भी असलहा फैक्ट्री के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तो डर किसी बात का नहीं था सलाउद्दीन को। पुलिस थाना 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए हिम्मत सलाउद्दीन की कि वो इस फैक्ट्री को धड़ल्ले से चला रहा था। लोगों में ये कह सकते हैं खौफ बना हुआ था, डर का माहौल सलाउद्दीन ने ऐसा बनाया हुआ था। और डरे भी क्यों ना, जब पुलिस ही यहाँ पर कार्रवाई करने से बचती रही, जब खुफिया एजेंसियों को पूरी जानकारी होने के बाद भी इस जगह पर यहाँ पर कभी कार्रवाई नहीं की गई, रेड नहीं की गई, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं क्या दबदबा सलाउद्दीन का रहा होगा। लेकिन आखिरकार गुरुवार को पुलिस छापा मारती है और यहाँ पर 14 हथियार मिलते हैं, 100 कारतूस मिलते हैं और कई ऐसे सामान मिलते हैं जो पुलिस अपने गुडवर्क में दिखा सकती है। लेकिन लोगों का कहना है कि 10% ये नहीं दिखाया गया, 10% भी जो यहाँ से सामान मिला है वो नहीं दिखाया गया। यानी जो पुलिस का गुडवर्क होता है, जो उपलब्धि होती है, वहाँ पर भी पुलिस कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आई है। 68 साल के सलाउद्दीन के कारनामे से हर कोई हैरान है कि आखिर कैसे उसने ये कर लिया। सभी की आंखों के सामने रहते हुए एक ऐसी फैक्ट्री बनाना और असला फैक्ट्री चलाना और किसी को कानो कान इसकी खबर ना हो, ये बहुत ही मुश्किल था। लेकिन सलाउद्दीन की तरफ से ये सब कुछ किया गया, यानी कि पड़ोसियों तक को नहीं पता था। ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी फैक्ट्री वो जो चला रहा था। अब जांच जो की गई उसमें जो कनेक्शन आ रहा है वो दुबई तक आ रहा है, पाकिस्तान तक आ रहा है, पीओके तक आ रहा है। तो ये मामला समाज के लिए भी एक चिंता का विषय है कि कैसे आपके सामने आपका पड़ोसी क्या कुछ कर रहा है, क्या वो हथियार बना रहा है, असलहा बना रहा है और आपको उसकी कानो कान खबर नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इस पर इस तरीके के मामले, अगर सलाउद्दीन का मामला एक है तो और भी मामले होंगे, जरूर होंगे जो ऐसे सामने आएंगे। अब पाकिस्तान तक कनेक्शन निकलना, पीओके से कनेक्शन यहाँ पर निकलना, दुबई से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, ये बेहद चिंता का विषय यहाँ पर है। और चुपके से सालों तक असलहा फैक्ट्री चला, यानी कि कोई थोड़े समय के लिए नहीं, कुछ हफ्ते भर के लिए नहीं, सालों तक उसने असलहा फैक्ट्री को चलाया। ये परेशान कर देने वाली बात यहाँ पर है। मुख्य मुद्दा जो ये है, और कितने ऐसे सलाउद्दीन जो हैं पूरे देश में छिपे हुए हैं जिनकी पड़ताल की जानी चाहिए, जिनकी जांच की जानी चाहिए और कानून को उन पर अपना शिकंजा कसना चाहिए। क्या हर घर का वेरिफिकेशन करना अब इस केस के बाद तो ऐसा लगता है जरूरी है क्या? कि भाई देखिए, कितने सलाउद्दीन ऐसे होंगे जिनके बारे में जानकारी हमको नहीं होगी, और जानकारी जुटाना एक कर्तव्य के रूप में होना चाहिए कि कैसे वो हथियार वहां पर बने, असले वहां पर बने। ये एक बड़ी बात है। अकेले सरकार की ये काम के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। एक सोसाइटी के रूप में, एक समाज के रूप में हमारा, आपका, सभी का एक दायित्व होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है। आप बिल्कुल कट ऑफ होके नहीं रह सकते, आप अलग एकदम रह के नहीं चल सकते। आपके पड़ोसी क्या करते हैं, नहीं करते, अगर आपको उस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं लगती तो कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। इस केस के बाद ये सामने आ रहा है, ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आगे चलकर सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है और इस खबर को आधार बनाकर, एक उदाहरण समझकर, एक सीख के रूप में लेना अति आवश्यक है, ताकि आगे दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति सलाउद्दीन जो है वो ना आए जो चुपचाप से सालों तक अपने ऐसे काले कारनामे करता जाए, अपनी एक इस फैक्ट्री को ऑपरेट करता रहे, जहां पर हसले बनाए, वो हथियार बनाए। ये बेहद चिंताजनक है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मलिहाबाद में अवैध असलाहों का जखीरा बरामद हुआ और ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि जिस हकीम की दुकान की आड़ में रहकर ये पूरा गिरोह संचालित हो रहा था, उसके तार सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दूसरे राज्य और यहाँ तक कि सीमा पार से भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जिस तरह से मलिहाबाद में अवैध असलाहों की तस्करी वाले गिरोह का खुलासा हुआ तो उसका कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर आता है। या पाकिस्तान, यहाँ तक कि दुबई से भी इसका कनेक्शन सीधे सीधे देखने को मिला। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सलाउद्दीन है, लेकिन आखिर सलाउद्दीन किसके इशारे पर, किसके आदेश पर इतनी बड़ी संख्या में असलाहे बनाने का काम करता था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब आपको जो नाम हम बताने जा रहे हैं उस नाम को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस पूरे मामले में जिस तरह से गौस मोहम्मद का नाम सामने आया, जी हाँ, ये वही मोहम्मद गौस है जिसके कुछ समय पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी और उस तस्वीर के वायरल होने के बाद में उसकी मुश्किलें बढ़ गई थी। और बताया जा रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद गौस ये एक तरह से इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। 30 सितंबर 2024 को वो तारीख थी जब आरोपी के खिलाफ, मोहम्मद गौस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद में ही उसकी मुश्किलें एक तरह से बढ़ती नजर आ रही थी। मोहम्मद गौस का यहाँ पर कनेक्शन इसीलिए और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाता है क्योंकि जिस तरह से सलाउद्दीन के घर से जो तमाम हथियार बरामद हुए, जिसकी तस्करी यहाँ पर चल रही थी, उसके साथ ही यहाँ पर बारहसिंगा की खाल भी बरामद हुई है और ये वही बारहसिंगा की खाल बताई जा रही है जिसकी तस्वीर मोहम्मद गौस के साथ में देखी गई थी। अब मोहम्मद गौस आखिर कहाँ है? अब ये सवाल इसीलिए बार बार और खड़ा होता है क्योंकि जैसे ही सलाउद्दीन की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी की खबर लगी, जैसे ही छापा पड़ा, उसके बाद से ही ख्वाजा मोहम्मद गौस फरार चल रहा है। उसे जैसे ही खबर लगी कि अब सलाउद्दीन का जो जखीरा है या फिर उसके अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का जो पूरी जो रैकेट वो चला रहा था, जब उसकी जानकारी मिल चुकी है प्रशासन को, तो उसके बाद ही अपने तमाम दस्तावेज और तमाम हथियारों के साथ में मोहम्मद गौस फरार हो चुका है। पुलिस को चकमा देकर वो जा चुका है, लेकिन वो कहाँ गया है फिलहाल ये कोई नहीं जानता और यही वजह है कि ख्वाजा मोहम्मद गौस की धरपकड़ के लिए कई टीमें लगातार कोशिश में जुटी हुई है। उसकी तलाश लगातार जारी है क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद गौस का कनेक्शन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया जा रहा है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि गौस के पास बड़ी संख्या में अवैध असलाहा जो है वो मौजूद है और मोहम्मद गौस का कनेक्शन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि चाइना या पाकिस्तान और इसके साथ ही दुबई, कई जगहों के असलाहे भी सलाउद्दीन और मोहम्मद गौस से जुड़े हुए हैं और एक तरह से मोहम्मद गौस की ही कनेक्शन के साथ और उसके निर्देश के साथ ही सलाउद्दीन काम करता था। हालांकि फिलहाल जांच की जा रही है मोहम्मद गौस कहां पर है, ये जल्द ही पता चल जाएगा, ऐसी उम्मीद तमाम जो टीमें जो जांच में जुटी हुई हैं वो पता लगाने में जुटी हुई है। दूसरी बात ये कि आखिर सलाउद्दीन किसके इशारे पर ये तस्करी का काम करता था, कितने सालों से करता था, उसके कस्टमर्स कौन थे, क्या वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए किसी के लिए ये असलाहे बना रहा था, हथियार बना रहा था, या फिर देश के किसी अन्य कोनों में उसे भेजने की तैयारी थी, उसके कस्टमर्स कौन कौन रहे हैं, उसके बैंक डिटेल्स के साथ साथ फ़ोन नंबर, कॉल डिटेल जो हैं उनको खंगालने की भी कोशिश लगातार जांच टीमें कर रही हैं। 72 वर्षीय सलाउद्दीन उर्फ लाला जो मिर्ज़ागंज में रहता था, मिर्ज़ागंज में ही पला बड़ा, वहीं रहता है। और सलाउद्दीन आज चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ये सभी के लिए जानना ज़रूरी है कि सलाउद्दीन उर्फ लाला की एक पत्नी और 2 बेटियां हैं। एक बेटी नॉर्वे में पढ़ाई करती है जबकि दूसरी लखनऊ के इंटीग्रल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती है। ये जानना ज़रूरी है कि सलाउद्दीन जो स्थानीय निवासियों के हिसाब से एक आम जिंदगी जीता था, रोज़ नमाज अदा करता था, वो मिर्ज़ागंज में डाकघर के पास रहता था और अब उसका ये काली करतूत सबके सामने आई है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस ने सलाउद्दीन को, उसकी पत्नी को और एक और युवक को हिरासत में लिया है, लेकिन मुकदमा सिर्फ सलाउद्दीन के खिलाफ दर्ज किया गया है। अब जानने वाली ये बात है कि किस विषय में सलाउद्दीन को जेल में रखा गया है या उसको सलाखों के पीछे क्यों डाला गया है। इस पे बात करने के लिए मिर्ज़ागंज के लोग सलाउद्दीन को एक सज्जन व्यक्ति मानते थे और दोनों ही मामले जो पुलिस खुद बाकी बता रही है और आर्म्स एक्ट के साथ ही साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के धारा 9/51 से तहत दर्ज किया गया है।
इसके बाद से पूरे इलाके में सलाउद्दीन चर्चा का विषय बना हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस को सलाउद्दीन के घर से हथियार बनाने के उपकरण भी मिले हैं। इससे संदेह गहरा है कि हकीम का घर न केवल हथियारों के भंडार से अड्डा था, बल्कि यहाँ अवैध रूप से असला बनाने का भी काम किया जाता था और ये असला जो बनाए जाते थे उनको सप्लाई भी किया जाता था। तो ये जानना ज़रूरी है कि सलाउद्दीन को किस चीज़ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनके घर से जो और भी चीज़ें बरामद हुई हैं उस पर भी केस बनता है।